वेलकम टू अवर चैनल एनसीईआरटी पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का साइंस चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। देन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो फर्स्टली फोर्स को समझते हैं। फोर्स क्या होता है? वी ऑफन सी ऑब्जेक्ट मूविंग। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करते हुए हम देखते हैं या फिर उसे मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप होते हुए देखते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज होते हुए देखते हैं, स्पीड को चेंज होते हुए देखते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है? ये होता है फोर्स की वजह से। कि फोर्स अप्लाई होगी तो कोई भी स्टॉप ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा बिकॉज ऑफ फोर्स अप्लाई, उसके क्योंकि उस पर फोर्स अप्लाई हुआ है। सेकंड है फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। कि फोर्स जो होता है रिक्वायर्ड होता है किस लिए? चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, यानी कोई भी मोशन है उसकी स्टेट मीन्स अवस्था को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए फोर्स रिक्वायर रहता है। दस फोर्स एंड मोशन आर रिलेटेड। जो फोर्स और मोशन होता है वो रिलेटेड होता है। कोई भी स्टॉप ऑब्जेक्ट तभी मोशन में आएगा जब उस पर फोर्स अप्लाई होगा। कोई भी मोशन वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, वो स्टॉप कब होगा? जब उस पर फोर्स अप्लाई होगा। एग्जाम्पल के लिए पुशिंग है स्टेशनरी कार, ठीक है, कोई भी एक कार है जो कि रेस्ट पर है, रुकी हुई है, उसे पुश करोगे और पुश करने से वो मूव करेगी। तो वो मूवमेंट किसके वजह से हुआ? वो फोर्स अप्लाई करने की वजह से हुआ। किकिंग अ फुटबॉल, एक फुटबॉल को किक करना। अब किक करने से आपने अपने लेग से फोर्स लगाया फुटबॉल के ऊपर और उससे फुटबॉल के अंदर मोशन दिखा। तो वो मोशन किसकी वजह से हुआ? फोर्स की वजह से। और स्टॉपिंग अ बाइसाइकिल विद ब्रेक्स, ब्रेक्स के थ्रू फोर्स लगा बाइसाइकिल के टायर्स पर और वहां से क्या हुआ? वो स्टॉप होगी। देन तो ये सारी एप्लीकेशंस हैं किसके? जहाँ पे फोर्स इन्वॉल्व रहता है, जहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है। देन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? फोर्स एक पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स एक पुल या फिर पुश को आप कह सकते हो जो कि किसी भी स्टेट यानी किसी भी अवस्था को क्या करे? रेस्ट पे ला दे या फिर मोशन पे ला दे, तो उसे फोर्स कहा जाएगा। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं? फर्स्ट, चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर सकता है। देन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है तो उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है फोर्स। थर्ड, जैसे फुटबॉल के अंदर कोई भी फुटबॉल मूव करती है तो किक के थ्रू आप क्या करते हो? चेंज कर देते हो उसके डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ? आपने अपने लेग से फोर्स को अप्लाई करा। चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हो। फोर्स अप्लाई करने से मान लेते हैं कोई भी एक ब्रिक है, ठीक है, ब्रिक है या फिर वॉल है, कोई भी वॉल पे अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। तो टूटे किस वजह से? क्योंकि उस पर फोर्स अप्लाई हुआ। तो देन द फोर्स अप्लाई हुआ, तो ये भी एक एप्लीकेशन हुआ फोर्स का, इफेक्ट हुआ फोर्स का। ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट टू रेस्ट और सेट इन मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसे मोशन पे लाना या मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाना किसका एप्लीकेशन है? किसके द्वारा कर सकते हैं? हम फोर्स अप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के लिए बैट चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ क्रिकेट बॉल, जो बैट होता है वो क्रिकेट बॉल के डायरेक्शन चेंज करता है। क्यों? क्योंकि जो प्लेयर है, बैट्समैन है, वो बैट पर फोर्स अप्लाई करता है अपने हैंड्स के थ्रू। और रबर बॉल गेट्स डिफॉर्म्ड व्हेन प्रेस्ड, एक जो रबर बॉल होती है, ठीक है, रबर बॉल होगी, उससे जब भी आप कंप्रेस करोगे या फिर उस पे क्या कहते हैं, फोर्स अप्लाई करोगे तो वो उसका शेप चेंज होगा। तो किससे चेंज, क्यों चेंज हुआ? क्योंकि आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। देन टॉप फर्स्ट नोट देखा जाए तो फोर्स हैज मैग्नीट्यूड, ठीक है, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन, हैंस इज द वेक्टर क्वांटिटी। जो फोर्स होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? अगर मैं कहता हूँ कि वेट, अगर मैं मास लेते हैं, ठीक है, मास लेता हूँ 10 kg, तो यहाँ पे केजी क्या होगा? यूनिट होगा, ठीक है, और जो 10 होगा वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, परिमाण कहते हैं इसे हिंदी में। तो जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज क्या होता है? एक नंबर, ठीक है, एक नंबर होता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है। तो यहाँ पे 10 क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। तो फोर्स जो है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन यानी जो फोर्स है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। जो फोर्स होती है दो टाइप की है, एक है बैलेंस, एक अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होती है? टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट कैंसिल ईच अदर, द ऑब्जेक्ट रिमेन इन द सेम, नो मोशन नो चेंज एंड स्पीड डायरेक्शन। ठीक है, समझना इसे कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। बैलेंस फोर्स के अंदर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है 10 न्यूटन, ठीक है, यहाँ से भी 10 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, यहाँ से भी
10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये ग्राउंड। तो आप इसके अंदर देखोगे 10 न्यूटन यहाँ से अप्लाई हो रहा है, 10 न्यूटन यहाँ से, तो ये क्या कैंसल आउट हो जाएंगे फोर्सेस। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, दोनों के दोनों इक्वल है, ठीक है, इक्वल और अपोजिट, तो कि यहाँ पे क्या होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ये और ये फोर्स कैंसल आउट हो जाएंगे। अब बचता ऊपर वाला कि 10 न्यूटन जो ऊपर से फोर्स लग रहा है, तो वो जो नीचे ग्राउंड वहां पे अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो इससे आपको पता चला कि जो बॉडी है उसके अंदर कोई मूवमेंट ही शो नहीं होगा, ठीक है, कोई मोशन ही शो नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, जो उस पर फोर्स है वो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स, ठीक है, एफ नेट फोर्स वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और कभी भी एफ नेट जीरो हो जाए और बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट ना हो, तो इस केस में उसे बैलेंस फोर्स कहा जाता है। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो कि यहाँ पे टग एंड वॉर है, तो यहाँ पर 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ पे 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसल आउट होकर क्या हो जा रहा है, नेट फोर्स एफ नेट, ठीक है, जो टोटल फोर्स है वो कितना हो जा रहा है, 0 न्यूटन हो जा रहा है। तो जब 0 न्यूटन हो जाए फोर्स, उसे ही बैलेंस फोर्स कहा जाएगा। A book is resting on a table, gravity pulls down, टेबल पुशेस इक्वली, ठीक है। ऐसे समझना, कोई भी एक टेबल है, ठीक है, टेबल के ऊपर एक बुक रखी है। अब बुक पे ग्रेविटी तो लग रही है, पर क्या बुक नीचे आ सकती है, उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा, ग्रेविटी फोर्स लग रही है पर बुक के अंदर कोई मोशन नहीं आ रहा, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगी एफ नेट, जो टोटल फोर्स थी वो कितनी होगी, 0 न्यूटन होगी। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो फोर्स है वो कौन सी है, बैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है, टेबल बैलेंस कर दे रहा है उस फोर्स को। तो याद रखना कि जो भी बैलेंस फोर्स होगा उसके अंदर जो एफ नेट होगा, ठीक है, एफ नेट का मतलब नेट फोर्स, टोटल फोर्स कितने होंगे, 0 होगा। देन बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स की। अनबैलेंस फोर्स सिंपली, अनबैलेंस फोर्स में जहां पर फोर्स 0 ना हो, कोई ना कोई वैल्यू रहे। जैसे मान लेते हैं ये बॉक्स है, ठीक है, यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ से 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि जब हम ऐसे एफ नेट निकालेंगे, ठीक है, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो 20 में से 10 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 10 न्यूटन का फोर्स बचेगा। कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो यानी 10 न्यूटन का फोर्स बच रहा है और ये बॉडी किस में आ जाएगी, मूवमेंट में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी, ठीक है, मोशन में आ जाएगी। तो एफ नेट यहाँ पे 0 नहीं आया, कोई ना कोई वैल्यू आई, वो क्या वैल्यू आई, 10 न्यूटन आई। तो इस केस में ये क्या होगा, एक अनबैलेंस फोर्स होगा, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स उसे कहेंगे जहां पर 0 न्यूटन ना है। देन बात करते हैं, यही लिखा है कि जो ऑब्जेक्ट है वहां पे नॉट जीरो, जीरो नहीं आना चाहिए, तो वो अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा। और चेंज होना चाहिए मोशन में, कोई भी बॉडी है उसके उसके अंदर मोशन का कोई चेंज होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कैन एक्सलेट होना चाहिए या फिर डी एक्सलेट हो या फिर चेंज हो उसके डायरेक्शन। एग्जाम्पल के लिए, पुशिंग अ ट्रॉली विद मोर फोर्स देन द अपोजिंग फ्रिक्शन टू मूव, ठीक है, जब भी एक फ्रिक्शन फोर्स होती है जो कि अपोजिट लगती है मूवमेंट के, अगर आप किसी ट्रॉली को मूव कर रहे हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो यहाँ से जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो उसके अपोजिट में आप मूव कर रहे हो, ठीक है, तो आपके फ्रिक्शन से ज्यादा है, ये जो नीचे फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो सरफेस की वजह से लगता है, तो इस सरफेस के थ्रू इस ट्रॉली पे जो फोर्स लग रहा था उसे फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स से आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उस ट्रॉली को मूव करने के लिए, ठीक है, तभी वो ट्रॉली मूव करेगी। देन अनबैलेंस फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन, जो अनबैलेंस फोर्स होती है वही रिस्पॉन्सिबल होती है एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। अब देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के, जो सर आइजैक न्यूटन थे उन्होंने 6043 से 7027 तक गिव थ्री लॉज दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोशन। उन्होंने तीन लॉ दिए थे, न्यूटन्स जिन्हें न्यूटन्स लॉ भी कहा जाता है, उन्होंने तीन लॉ दिए थे, तो एक एक करके देखते हैं नीचे, ठीक है। फर्स्ट आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ क्या कहता है, ठीक है, अगर आता है पेपर के अंदर तो ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी एट स्टेट और रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, ठीक है, समझाने से है क्या ये चीज, बाकी आप लिख सकते हो अगर एग्जाम में आता तो। सिंपली इसके अंदर दो केस समझना। फर्स्ट केस क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उसे मूव करने के लिए, मोशन के लिए, ठीक है, मूव करने के लिए या फिर मोशन के लिए, मोशन में लाने के लिए उसके ऊपर क्या, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, कोई बाह्य फोर्स अप्लाई होगा
उस रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऑलरेडी मोशन में, उसे रेस्ट पर लाने के लिए, उसे रेस्ट पे लाने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो तो उसे मोशन में लाना है तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में और उसे रेस्ट पर लाना है तो वहां पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा। तो यही न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट पर है, वो रेस्ट पर जब तक रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता, या जब भी कोई बॉडी मोशन में तो वो जब तक मोशन में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य फोर्स अप्लाई ना हो उसके ऊपर। ठीक है, मीनिंग ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंज इन देयर मोशन, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी पोजीशन को बनाए रखता है। क्यों बनाए रखता है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया, हर ऑब्जेक्ट के पास अपना एक इनर्शिया होता है। इनर्शिया समझते हैं इसे? इनर्शिया, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर इनर्शिया होगा। इनर्शिया जरूर होता है। इनर्शिया को आप सिंपली मास भी समझ सकते हो। अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है या फिर पोजीशन है उसे चेंज करने से, ठीक है, चेंज इन पोजीशन को होने से रोकता है। ठीक है, चेंज इन पोजीशन को होने से रोकता है, उसे ही इनर्शिया कहेंगे। जैसे कि अगर जैसे आपको कोई वर्क दिया जाए, ठीक है, बहुत बड़ा स्टोन दिया जाए जिसे आपको मूव कराना है तो मूव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा मास है उसका, और जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। और इनर्शिया क्या करेगा? रोकेगा उसे मूव होने से। ठीक है, अपनी मूवमेंट से, अपनी पोजीशन को चेंज करने से रोकेगा। और जितना कम मास होगा उतना कम इनर्शिया होगा। इनर्शिया समझ में आया होगा क्या होता है? इनर्शिया सिंपली वही है कि अपनी स्टेट या फिर अपनी पोजीशन को चेंज होने से रोके। एग्जांपल्स देख लेते हैं फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ के। अ स्टेशनरी बॉल स्टेज एट रेस्ट समवन किक इट्स। ठीक है, एक स्टेशनरी बॉल है, यानी स्टेशनरी का मीन्स दैट रेस्ट पर एक बॉल है, वो जब तक रेस्ट पर रहेगी जब तक कोई उसे किक ना करे, जब तक कोई उसे एक्सटर्नल फोर्स ना दे। ठीक है, सेकंड है पैसेंजर जर्क फॉरवर्ड व्हेन अ बस स्टॉप सडनली ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, अगर कोई बस है, बस मोशन में, ठीक है, मूव कर रही है, मोशन में बस, उसके अंदर ह्यूमंस बैठे हैं। ठीक है, अब जैसी बस स्टॉप होती है, ब्रेक अप्लाई करती है, तो उस वक्त जो अपर बॉडी होती है, अपर बॉडी क्या मोशन करती है, मूव करती है। और कैसे मूव करती है? फॉरवर्ड की साइड मूव करती है, यानी आगे की साइड मूव करती है। क्यों? क्योंकि जब बस मोशन में थी तो आप बस के अंदर थे तो आप भी मोशन में थे। इन रिस्पेक्ट ऑफ बस के मोशन, इन रिस्पेक्ट ऑफ बस आप रेस्ट पर हो, पर जो बस मोशन में तो आपकी बॉडी भी क्या कर रही है? मूव कर रही है। अब जैसी जो बस ने स्टॉप हुआ, ब्रेक लगाया, तो आपके पैर कनेक्टेड थे बस के सरफेस से। अब बस स्टॉप हुई पर अपर बॉडी तो कनेक्टेड नहीं थी बस से, तो इस केस में क्या हो, जो अपर बॉडी थी वो आगे की साइड मोशन कर रही थी तो आगे की साइड ही फॉरवर्ड ही मूव कर गई। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो अपर बॉडी थी वो कहाँ पर थी? इनर्शिया ऑफ मोशन में थी। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन में थी अपर बॉडी। देन थर्ड देखते हैं, अ डस्ट पार्टिकल फ्लाइज टू शेक अ मैट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, कोई भी एक डस्ट पार्टिकल फ्लाइज ऑफ द शेक मैट। जब भी आप एक मैट को शेक करते हो या फिर बहुत तेजी से फटकते हो तो उस केस में क्या होता है? जो डस्ट पार्टिकल है उस मैट में से बाहर आते हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल बाहर आते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो मैट था उसे आपने मोशन में लेके आया, फोर्स अप्लाई करा और उस मैट को मोशन में लेके आए। और जो उसके अंदर के डस्ट पार्टिकल थे वो तो रेस्ट पर ही थे। ठीक है, वो तो रेस्ट पर ही थे। तो इस केस में क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स थे वो अपने इनर्शिया के साथ रेस्ट पर थे, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहते थे। और आपने मैट की पोजीशन को चेंज करा, तो उस केस में क्या हुआ कि वो जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स लगे हुए थे मैट पर वो बाहर ही रह गए। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल वो भी है, जब भी आप गीले कपड़े को जब ऐसे झटकते हो तो उस केस में क्या होता है? पानी की बूंदें बाहर आ जाती है। ठीक है, और जो कपड़ा होता है वो अलग हो जाता है। तो ये भी सिंपली इसी का एग्जांपल है, क्योंकि जो पानी की बूंदें वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पर थी और जो कपड़ा था वो मोशन में आ गया था, तो अलग हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाता है। देन ग्रेटर, जितना मास, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। मास मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मास को भी क्या जाता है? मेजर ऑफ इनर्शिया।
ठीक है, जितना इनर्शिया को नापने के लिए आप उसका सिंपली मास देख सकते हो, अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा है। न्यूटन सेकंड लॉ की बात करते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज यानी किस टाइम से मोमेंटम चेंज हो रहा है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स से, टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स के पास डायरेक्शन होती है तो वहां पर डायरेक्शन भी मैटर करता है। सिंपली अब हमने इसके अंदर पढ़ा चेंज ऑफ मोमेंटम, तो पहले मोमेंटम को देखते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, एम क्या है, मास है, वेलोसिटी वी क्या है, वेलोसिटी। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन डिफाइन कर सॉरी मोमेंटम पता करना है, तो मोमेंटम पता करने के लिए आप उसका मास लोगे और वो किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है या किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है उससे लोगे, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसके बाद आपको मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, पी का जो मोमेंटम है उसे पी से डोनेट करते हैं, पी मोमेंटम होता है, एम मास और वी वेलोसिटी। एग्जाम्पल के लिए a fast moving truck has more momentum than a scooter because it has greater mass। ठीक है, फास्ट मूविंग ट्रक है, अब फास्ट मूविंग है यानी उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है और ट्रक है तो मास भी ज्यादा है। और जो स्कूटर है उससे ऑब्वियस सी बात है उसका जो मोमेंटम आएगा ज्यादा आएगा, क्योंकि इसको स्कूटर की वेलोसिटी यहाँ पे कम होगी और मास की वेलोसिटी और मास भी कम होगा। ठीक है, और ट्रक से तो मास कम ही होता है। देन मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं सेकंड लॉ की। ठीक है, फोर्स जो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन्स दैट कि इधर जो वैल्यू है और इधर जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू बढ़ती है तो साथ में ये भी वैल्यू बढ़ेगी। अब फोर्स क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के, यानी एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। अब एम वी जो है वो है फाइनल वेलोसिटी के लिए, एम यू जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी के लिए। ठीक है, तो ये इनिशियल मोमेंटम हो गया और ये फाइनल मोमेंटम हो गया। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके, यानी मोमेंटम जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ेगा, पर अगर टाइम बढ़ेगा जैसे जैसे वैसे वैसे फोर्स घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। देन हम इसको F इज इक्वल टू एम ए भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, डिराइव करते हैं इसी से। तो F जो होता है इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू बाई टी होता है। अगर इसी को लिखा जाए एम वी, ये मोमेंटम है, अगर m को मैं कॉमन ले लूं इस इक्वेशन में से, m को कॉमन लिया v माइनस यू अपॉन टी, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और ये इसे हमें पता है इसे क्या कहता है, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस टी, तो हम इसकी जगह पे a को लिख सकते हैं। देन f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m बाय a। ठीक है, m a होगा, तो f इज इक्वल टू a लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट से हट जाता है, कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं, k कांस्टेंट ले लेते हैं और k की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो f इज इक्वल टू k m a होता है। k की वैल्यू 1 है तो f इज इक्वल टू m a आ जाता है। ठीक है, k की वैल्यू 1 एक्सपेरिमेंटली आती है तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है f इज इक्वल टू m a होता है। द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा यूनिट जो फोर्स की होती है वो न्यूटन जी के नाम पर ही है, n से डिनोट करते हैं न्यूटन। एक न्यूटन फोर्स कितना होता है, फोर्स दैट प्रोड्यूस एंड एक्सेलरेट अ बॉडी 1 मीटर पर सेकंड इन अ 1 kg मास। ठीक है, अब 1 एक्सेलरेशन को भी आपको 1 लेना है और मास को भी 1 लेना है, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं फोर्स भी क्या आएगा, 1 न्यूटन आएगा। एक्सप्लेन एग्जाम्पल, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ठीक है, एक फोर्स 10 न्यूटन का एक्ट होता है किस पर, 2 kg बॉडी पर, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, F इज इक्वल टू एम ए होता है। इसे यहाँ पे करते हैं, F इज इक्वल टू एम होता है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, ये मल्टीप्लाई में था m के साथ, m मल्टीप्लाई में था a के साथ, तो m मल्टीप्लाई में था वहां जाके डिवाइड, a इक्वल टू एफ बाय एम। अब F जो फोर्स दिया है वो हमें 10 न्यूटन दिया है और मास दिया है वो 2 kg दिया है, तो 2 से कैंसिल, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ए की वैल्यू। और जो मोमेंटम होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, जो भी एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो है तो जो मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो बाहर से फोर्स लग रहा है वही जीरो है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, अब बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ की। तो जो न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है वो क्या कहता है, टू एवरी एक्शन, ठीक है, हर एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
जो भी कोई फोर्स होगा, जो भी कोई एक्शन होगा, ठीक है, उसमें एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जरूर देखने के लिए मिलेगा हमें। जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हो, एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, वो आगे की तरफ एक्शन करती है तो बोट जो है पीछे की साइड मूव करती है। क्यों मूव करती है? क्योंकि उस पर रिएक्शन हुआ, ठीक है। एक्शन ह्यूमन ने आगे की साइड आते वक्त करा, तो रिएक्शन में क्या हुआ, जो बोट थी वो पीछे की साइड गई। तो इसे ही कहते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। समझते हैं इसे थोड़ा सही से यहाँ पे, कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही होता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। इसमें एक क्वेश्चन भी आता है कि कोई भी एक ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमंस वॉक कैसे करते हैं? तो ये अर्थ है, अर्थ, और ये ह्यूमन बॉडी, तो हम एक्शन लेते हैं आगे की साइड मूव करने के लिए, और रिएक्शन जो होता है वो अर्थ के साइड, हम एक्शन यहाँ की साइड लेते हैं, एंड देन अर्थ जो रिएक्ट में क्या करता है, हमें इधर के साइड मूव करता है, और इसी के थ्रू हम चल पाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर के वाई वी वॉक, हम कैसे चल पाते हैं? तो उसमें क्या होता है, जो भी हम एक्शन लिया हमने अर्थ की साइड, तो अर्थ ने भी रिएक्शन करा आगे की साइड, तो इस केस में अर्थ ने जो फोर्स लगाया आगे की साइड, उसी के हेल्प से हम आगे की साइड चल पाते हैं। अब अर्थ का तो मास ज्यादा है, वो हमें फोर्स लगाया तो हम आगे की साइड बहुत ही ज्यादा ऊपर जा सकते हैं, पर ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, तो हमारा जो डायरेक्शन है वो सामने की साइड आता है, ठीक है। ऊपर से भी फोर्स लग रहा है, फिर अर्थ भी लगा रहा है, तो वो जो कहते हैं जो रिजल्टेंट फोर्स निकलता है, टोटल फोर्स निकलता है, उसके डायरेक्शन क्या होती है? आगे की साइड होती है। तो इसी वजह से जो हम फ्रंट आगे की साइड मूव कर पाते हैं। एक्सप्लेनेशन, फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर, एक्शन एंड रिएक्शन। जो फोर्स होती है वो पेयर्स में अकर होती है, पेयर्स में पाई जाती है एक्शन एंड रिएक्शन। दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जो एक्शन एंड रिएक्शन है वो कभी भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं होगा, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा। हमेशा ध्यान रखना, जो एक्शन एंड रिएक्शन डिफरेंट, जैसे कि आप अर्थ और ह्यूमन के बीच में देख रहे थे आप एक्शन रिएक्शन, और ह्यूमन और बोट के बीच में आप एक्शन एंड रिएक्शन देख रहे थे। तो जो एक्शन एंड रिएक्शन है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा। अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्शन एंड रिएक्शन हो, ठीक है, इक्वल हो और अपोजिट फोर्स लगे, तो उस केस में जो एफ नेट है, ठीक है, कैंसिल आउट होके क्या जीरो ही आ जाएगा। एक ही ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन, देखो इक्वल भी है और अपोजिट भी है, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, पर जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो 10 न्यूटन से 10 न्यूटन माइनस होके 0 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। देन एग्जांपल समझते हैं, गन रिकॉइल बैकवर्ड व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड। जब भी बुलेट को फायर करा जाता था, तो बुलेट की फायरिंग हुई, तो वो क्या था? एक्शन था। रिएक्शन क्या हुआ कि जो गन थी वो बैकवर्ड आ गई, तो वहां पे ये रिएक्शन हो गया। देन सेकंड, अ स्विमर पुशेस वाटर बैकवर्ड एंड मूव्स फॉरवर्ड। जो स्विमर होता है वो वाटर को पीछे बैकवर्ड क्या करता है? धकेलता है। देन वाटर भी उसे आगे की साइड पुश करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्शन क्या हुआ कि स्विमर ने एक्शन लिया, और जो वाटर था उसे पीछे की साइड धकेला, और रिएक्शन में वाटर ने जो स्विमर को आगे की साइड धकेला। देन थर्ड आता रॉकेट परपुलेशन, हॉट गैस पुश डाउनवर्ड एंड रॉकेट मूव्स अपवर्ड। जो भी रॉकेट होता है वो नीचे की साइड क्या थ्रस्ट फ्लो करता है, मीन्स दैट कि जो भी गैसेस है वो पुश करता है नीचे की साइड। तो जो अर्थ है, जो ग्राउंड है, वो भी ऊपर की साइड उस पर क्या फोर्स लगाता है, ठीक है, रिएक्शन करता है। देन एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसल ईच अदर बिकॉज दे आर डिफरेंट बॉडी। जो एक्शन एंड रिएक्शन है वो अलग अलग बॉडी पर होता है, इसी वजह से वो कैंसिल होके जीरो नहीं होते, ठीक है, जीरो फोर्स नहीं होते, क्योंकि अलग अलग बॉडी पे लग रहा है। देन एट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, कंजर्व्ड का मतलब समझते हैं इसे। देन कंजर्व्ड का मतलब होता है कि कोई भी चीज डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, वो कंजर्व्ड, जैसे मास जो होता है वो कंजर्व्ड रहता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता। ठीक है, तो कंजर्व्ड का मतलब कि जो मोमेंटम है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, खत्म नहीं होता। इससे समझते हैं, इस डायग्राम से समझते हैं। तो बिफोर कोलिजन कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये P1 और ये P2, इसका अलग मोमेंटम है, इसका अलग मोमेंटम है। तो दोनों जब कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं, तो कोलिजन के थ्रू इन पे जो फोर्स लगता है एफ, यहाँ पे फोर्स लगता है, और माइनस एफ यहाँ पे लगेगा। माइनस एफ इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। और जब कोलिजन होने के बाद आफ्टर कोलिजन, तो इनके पास जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, मोमेंटम ऐसा नहीं है कि गायब हो जाता है, मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, पर इस पे अलग मोमेंटम होगा, इस पे अलग मोमेंटम, मतलब जो स्टार्टिंग में मोमेंटम था
इस तरीके से समझो, जो बिफोर कोलिजन था, जो बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट के जो टोटल मोमेंटम था, ये मान लेते ऑब्जेक्ट 1 और ये ऑब्जेक्ट 2। तो ऑब्जेक्ट 1 का मोमेंटम जो था 10 था और इस वाले ऑब्जेक्ट का 20 था। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, 15 हो जाएगा एंड देन 15 हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा कि जो मोमेंटम है कम या ज्यादा हुआ, इसका जो टोटल मोमेंटम है वो कितना आ रहा है, 30 नेट मोमेंटम, और इसका भी 30 नेट मोमेंटम आएगा। तो 30 रहेगा आफ्टर बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सेम मोमेंटम रहेगा दोनों बॉडी का, जो नेट मोमेंटम होगा। द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, जो टोटल मोमेंटम था, टोटल मोमेंटम वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आने वाला। जो 30 पहले था और आफ्टर भी 30 होगा। प्रूफ बाय द डेरिवेशन, इसका प्रूफ भी है थ्रू द डेरिवेशन के थ्रू। लेट्स टू बॉडीज, दो बॉडीज को लेते हैं, एक मास m, एक मास m2, मूव विद द इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2, ये इनिशियल वेलोसिटी है। आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटी v1 बाय v2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब अपोजिट रिएक्शन है तो माइनस आएगा। देन F इज इक्वल टू ma होता है। ठीक है, mv होता है। तो जो इनके अपॉन में t था वो t कैंसल आउट हो गया एंड देन मोमेंटम बचा, तो m1 इज इक्वल टू v1 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस u2। ठीक है, ये चेंज इन मोमेंटम है, बेसिकली चेंज इन मोमेंटम है। ठीक है, मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है इसे ये शो करना है, चेंज इन मोमेंटम। देन आप m की मल्टीप्लाई अंदर का होता है m1 u1 होगा, m की मल्टीप्लाई इसके अंदर करोगे तो m2 u2 होगा। देन m की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो m2 v2 होगा, यहाँ पे जाने के बाद ये प्लस हो जाएगा। देन इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 u2 होगा और यहाँ पे आने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है वो इक्वल आया है, क्योंकि जो टोटल मोमेंटम होता है, नेट मोमेंटम होता है, वो सेम ही रहता है। आप सिंपली डेरिवेशन की जरूरत नहीं है वैसे, पर आप सिंपली इससे समझ सकते हो कि जो नेट मोमेंटम है वो सेम ही रहेगा बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। Then hence the total momentum before collision, total after collision is always equal. A gun bullet system, total momentum in before and जब भी गन एंड बुलेट है तो जितना मोमेंटम आगे की साइड लगा उतना मोमेंटम पीछे की साइड में गन लगाती है। Then this principle applied on rocket jets and space propulsion systems। ठीक है, ये जो भी कॉन्सेप्ट है मोमेंटम का, ये कहाँ यूज होता है, रॉकेट्स में यूज होता है, जेट्स वगैरह में, कि हमें कितना मोमेंटम चाहिए किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से ऊपर ले जाने के लिए। देन इसके बाद बात करते हैं इनर्शिया एंड मास के, अभी पढ़ा है इसके बारे में। तो इनर्शिया एंड मास देखो सिमिलर है, इनर्शिया जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो आप 30 kg का ये स्टोन है तो इसका इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे 30 kg तो इसका इनर्शिया क्या होगा, कम होगा, और इसका इनर्शिया ज्यादा होगा क्योंकि 300 किलोग्राम का। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज इन स्टेट और मोशन। ठीक है, कोई भी एक बॉडी है वो अपने स्टेट को चेंज करने से रेजिस्ट कर रही है, रोक रही है, तो उसे क्या कहेंगे, इनर्शिया कहेंगे। एंड देन मास मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर बॉडी एंड इट्स इनर्शिया। ठीक है, किसी भी बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर है उसे मास कहते हैं। ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। एग्जाम्पल के लिए इट इज हार्डर टू पुश अ लोडेड ट्रक देन एम्प्टी वन। ठीक है, एक लोडेड ट्रक है जिसमें सामान भरा हुआ है, उसे हार्डन फील होगा उसे मूव कराने के लिए, बट जो क्या कहते हैं एम्प्टी ट्रक है वो इजीली मूव कर जाएगा। देन बात करते हैं फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन रिलेशनशिप। तो फोर्स इज इक्वल टू ma होता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इससे आप डिराइव भी कर सकते हैं, F इज इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन T। ठीक है, ए का जो फॉर्मूला होता है V माइनस यू अपॉन टी होता है, उस ए की वैल्यू आप रखकर ये वाली यहाँ पर रखकर आप बहुत सारे वो बना सकते हो, क्या कहते हैं, रिलेशंस बना सकते हो। ठीक है, मोमेंटम के साथ फोर्स का बहुत सारे रिलेशंस बना सकते हो। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास एंड एक्सेलरेशन का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जैसे जैसे मास और एक्सेलरेशन बढ़ेंगे वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ेगा। डबलिंग द फोर्स डबल द एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे आप फोर्स को डबल करोगे
तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो भी डबल हो जाएगा। इंक्रीजिंग मास रिड्यूसेस एक्सेलरेशन फॉर सेम फोर्स। अगर आप मास के अंदर इंक्रीज करोगे तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, ठीक है। मास रिड्यूसेस एक्सेलरेशन सेम फोर्स। एग्जांपल के लिए, इफ सम फोर्स इज अप्लाइड टू अ क्रिकेट बॉल एंड अ फुटबॉल, द लाइटर वन मूव्स फास्टर। ठीक है, जिसका मास कम है वो फास्ट मूव करेगा, जिसका मास ज्यादा है वो स्लो मूव करेगा। तो मास के ऊपर डिपेंड करता है फोर्स भी, कि फोर्स अगर मास ज्यादा तो फोर्स स्लो हो जाएगा, अगर मास कम तो फोर्स ज्यादा अप्लाई हो जाएगा। देन एग्जांपल्स फॉर फ्रॉम डेली लाइफ, ठीक है। रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है, वैसे डेली लाइफ का तो नहीं है, पर जो आप देख सकते हो डेली लाइफ ऑन इधर उधर, तो बुलेट मूव्स फॉरवर्ड, गन मूव बैकवर्ड। तो भी बुलेट है वो मूव करती है फॉरवर्ड, तो गन्स बैकवर्ड मूव करती है। वॉकिंग, वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड, इट पुशेस फॉरवर्ड। जब भी हम वॉक करते वक्त ग्राउंड को पुश करते हैं तो जो ग्राउंड है वो भी हमें आगे साइड, फॉरवर्ड की साइड पुश करता है। रॉकेट लॉन्च, हॉट गैसेस एक्सपेल डाउन टू द पुश एंड रॉकेट अपवर्ड। जो रॉकेट है वो क्या करता है, जो ग्राउंड पर बहुत सारे गैसेस, हॉट गैसेस को फोर्स के साथ थ्रो करता है अर्थ की साइड, तो अर्थ या ग्राउंड उसे क्या करता है, अपवर्ड की साइड फोर्स देता है, ठीक है, रिएक्शन करता है। रोइंग बोट, रोवर्स पुश वाटर बैकवर्ड एंड मूव्स, बोट मूव्स फॉरवर्ड। जो भी बोट्स वगैरह होती हैं उसे जैसे सेलर वाला एग्जांपल देखा था हमने, जिसमें बोट पे से एक ह्यूमन मूव कर रहा था आगे की साइड, तो इस केस में वो एक्शन कर रहा था तो बोट क्या जा रही थी, पीछे जा रही थी, जो कि रिएक्शन कर रही थी। देन 12 देखते हैं, यूनिट एंड सिंबल्स। यूनिट फोर्स की जो सिंबल होती है वो एफ होता है, यूनिट क्या होती है, न्यूटन। मास के जो सिंबल होता है वो स्मॉल एम होता है, और इसके जो यूनिट होते हैं किलोग्राम, एक्सेलरेशन का स्मॉल ए होता है, और यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मोमेंटम के जो सिंबल है वो स्मॉल पी होता है, और इसकी यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड। और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखना, P इक्वल टू एम वी, फोर्स का F इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन का A इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अब ये डेल्टा क्या होता है, डेल्टा इज अ चेंज, ठीक है, चेंज को दिखाता है। डेल्टा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं, पी बाई टी। चेंज अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या फोर्स भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स डिक्रीज होगा। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि जो क्रिकेटर्स होता है वो बॉल को पकड़ने के बाद अपने हाथ को स्लो डाउन नीचे की साइड ले जाते हैं। वो क्यों ले जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स भी क्या होगा, कम होता जाएगा, और कम फोर्स होगा तो उनके हैंड पर इतना हिट नहीं करेगी वो बॉल, ठीक है, जो डैमेज कम पहुंचाएगी उनके हाथ को। एंड देन रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ एंड मोशन, ठीक है, लॉज एंड मोशन, सीट बेल्ट रिड्यूस एनर्जी, स्टॉपिंग टाइम, रिड्यूसिंग फोर्स। जो सीट बेल्ट होती है वो क्या करती है, जो फॉरवर्ड जाने से हमें रोकती है, तो इस केस में क्या होता है कि वो हेल्प करती है फोर्स को रिड्यूस करने में। सीट बेल्ट होती है फोर्स को रिड्यूस करती है, जिससे कि हमें इंजरी वगैरह ना हो। रॉकेट मोशन वर्क्स ऑन द थर्ड लॉ, जो रॉकेट का मोशन है वो भी थर्ड लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। कैनन फायरिंग, रिकॉइल, वो भी थर्ड लॉ पर, फोर्स के थर्ड लॉ पर क्या कहते हैं, वर्क करता है। एंड ऑल्सो मोमेंटम कन्वर्जेशन पे भी काम करता है। एंड कार एयरबैग्स रिड्यूसेस सडन मोमेंटम चेंज टू प्रोटेक्ट पैसेंजर, ठीक है। जो कार के एयरबैग्स होते हैं, कार के आगे जो एयरबैग्स लगे रहते हैं, वो क्या करते हैं, जो ह्यूमन बॉडी का मोशन में क्या करते हैं, टाइम इंक्रीज कर देते हैं। अब जब हम पता है एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी के, जितना टाइम इंक्रीज होगा उतना फोर्स कम होगा, तो कम फोर्स यानी कम वहां पे चोट आएगी, तो एयरबैग्स क्या करते हैं, टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं जिससे कम चोट आए। देन 15 दिखते हैं, कॉमन मिस्टेक मेक बाय स्टूडेंट। जो कॉमन मिस्टेक होती है स्टूडेंट से जनरली, उन्हें देखते हैं। द थिंकिंग एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन अ सेम बॉडी, ठीक है। जो एक्शन एंड रिएक्शन है वो सेम बॉडी पर नहीं होता, वो अलग अलग बॉडी पर होता है, ठीक है, याद रखना कि सेम बॉडी पर नहीं होता, डिफरेंट बॉडी पर एक्शन एंड रिएक्शन होता है। सेकंड है मिक्सिंग बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स अलग होती है। अनबैलेंस फोर्स जहाँ पे एफ नेट जीरो नहीं होता, और बैलेंस फोर्स जिसमें एफ नेट जीरो होता है, ठीक है, याद रखना।
और यूनिट्स याद रखना, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। फोर्थ है राइटिंग एफ इज इक्वल टू एम ए विदाउट डायरेक्शन, रिमेंबर द वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम ए को बिना डायरेक्शन के साथ लिखना, यानी सिंपली जो एफ है उसके ऊपर आप ऐसे एरो भी दिखा सकते हो। एक्सेलरेशन भी जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसके ऊपर भी आप एक्स एरो दिखा सकते हो। खैर 9th क्लास के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता एरो दिखाना, तो मर्जी अगर आप दिखाना चाहो जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनके ऊपर एरो दिखाना चाहो दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखाओ तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली, और उनके ऊपर एरो भी शो कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी अगर चैप्टर समझ में आया तो आई होप चैप्टर समझ में आया हो, और देन आप कमेंट कर सकते हैं अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, या किसी भी चैप्टर के लिए वीडियो चाहिए तो आप उसके कमेंट कर सकते हो, या क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।